आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट रिजिड बॉडी एंड थियरम ऑफ एक्सिस, राइट। देखो आज के सेशन में जो भी सम होने वाले, राइट, वो आईएमपी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादातर जी नीट के लिए मोस्ट 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 आईएमपी आज के सेशन में। चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा आईएमपी हो तो वो जो डेरिवेशन हो के जो फॉर्मूला मिलेगा वो सबसे ज्यादा आईएमपी होगा। डेरिवेशन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज 11th स्टैंडर्ड है तो इतने डिटेल में स्कूल वाले टीचर्स आपको स्कूल में नहीं पूछ सकते। लेकिन यदि आप इन्फो नॉलेज के लिए, कंटेंट के लिए, कंसेप्ट के लिए यदि जा रहे हो तो देखो मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, राइट। यदि हर एक टॉपिक, काफी सारे ऐसे चीज होती है जो मुझे पढ़ानी होती है, लेकिन ये सारी चीज पढ़ाने बैठूंगा तो 20-25 लेक्चर होगी तो भी चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकूंगा। मैं ओवरऑल जो ऐसे सम जो एनसीईआरटी में दिए हैं या तो पूरे नहीं गुजरात बुक्स में दिए हुए, जनरली ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में पूछ सकते हैं डेरिवेशन, ऐसे डेरिवेशन में आज के सेशन में कराऊंगा। एसएल अरोरा में, एचसी वर्मा में उससे ज्यादा काफी सारे टाइप के सम्स दिए हुए हैं। इफ यू वांट टू मोर प्रैक्टिस देन गो फॉर इट, रीड इट, एंड यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है देन कम विथ मी, राइट। मैं आपको बाकी के डाउट वगैरह सॉल्व आउट कर दूंगा, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द ऑल द टॉपिक, यानी कि ऑल द बॉडी। अब मैं चाहे तो कोई भी एक टॉपिक की भी बात करूँ ना, तो एक टॉपिक जैसे मैं लाइक एग्जांपल फॉर एक सिंगल रोड, तो रोड में 4 से 5 अलग अलग टाइप के सम बनते हैं, स्फीयर में अलग से बनते हैं, हेमिस्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कौन हो सकता है। तो ऐसे हर एक फिगर के लिए हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना बैठेंगे तो ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने लग जाएंगे, राइट। ओके, इतने सारे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी डेरिवेशंस के लिए। वैसे एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आईएमपी फिगर है, जो जनरली मैंने देखी है कि हर बार वो फिगर पूछते हैं, वो फिगर में के उसके डेरिवेशन आज कराऊंगा। बाकी के जो सम है उसका टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक टेबल्स दिया हुआ है, उसमें से आपको स्फीयर है, सिलेंडर है, उसके जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है वो लर्न कर देना है, यानी कि लर्न रख लेना है, लर्न करके रट्टा मार देना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में या कहीं तो एमसीक्यू में काम आ जाएगी, तब आपको डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, बहुत सारे फिगर हो सकती है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, लेकिन हम वो गिनी चुनी फिगर को समझेंगे आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी फिगर्स जो होगी, यदि आपको टाइम, हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि जनरली जब 12th की सेशंस खत्म, बोर्ड की सेशन खत्म होने के बाद जब हम जी नीट का वापस 11th का रिवीजन करते होते, तो ऐसे टॉपिक जो ऑलमोस्ट उस रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे जो बच गए होते, या वो उस टाइप के सेशंस के अंदर हम एक्स्ट्रा सेशन के अंदर ऐसे बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं, तो उस टाइम पे मैं शायद करा सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करूँ। तो यदि आपको इसका ऐसा है कि ना सर मुझे ये टॉपिक को अच्छे से बहुत समझना है, उसके अंदर डिटेल में जाना है, तो आप एसएल अरोरा या तो एचसी वर्मा पकड़ के जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। ओके, चलो। तो हम उससे पहले दो इंपॉर्टेंट थियरम बच्चों इस सेशन में पूरा का पूरा याद ना रखो ना, तो खाली इतना याद रख लो, ये दो थियरम जो गारंटेड मेरी खुद की टेस्ट के अंदर आने वाले हैं। गारंटेड इसलिए क्योंकि बच्चों स्कूल की एग्जाम में मैंने हर एक स्कूल के पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन देखा ही है। जनरली क्या है, पहली चीज तो ये एक स्टेटमेंट है, थियरम है, उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ चाहिए तो एचसी वर्मा में दिया होगा, देख लेना, पता चल जाएगा। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ इतना टाइम वेस्ट, उससे बेहतर तो यही है कि आप दूसरी चीज के ऊपर फोकस करो जो आपको वैसे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। हमें खाली ओवरऑल याद रख लेना है कि वो है क्या और कैसे निकालते हैं और वो कहाँ काम आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट थियरम है प्रिंसिपल एक्सिस का थियरम। ओके, दो थियरम हो गए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है, लाइक एग्जांपल फॉर मुझे एक बॉडी है, उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना है ये पॉइंट के ऊपर से, ऐसे इसका इस एक्सिस की रिगार्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब यदि उसका जियोमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ मास से बाहर पास हो रही एक्सिस का यदि आपको मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पता हो, जो सेंटर से निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का फाइंड करना है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब बोलो सर एक ही चीज का अलग अलग होता है, हाँ। सिलेंडर है ना, सिलेंडर समझ लो, मैं लाइक एग्जांपल फॉर सेल रिंग की बात करूँ, तो रिंग का यहाँ का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अलग होता है, जब क्वेश्चन में पूछा होता है एंड के तरफ, यहाँ का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। समझ में आ रहा है, अलग अलग केस हो सकते हैं। तो कहाँ पूछा है, अब हर एक केस में एक एक पॉइंट के एक्सपेक्ट
हम रिस्पेक्टिवली हर एक चीज के बारे में समझने बैठेंगे तो डेरिवेशन करने बैठेंगे तो हेडेक हो जाएगा। इसलिए ये थियरम हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। कौन सा थियरम है कि लाइक एग्जांपल फॉर मुझे इस स्फीयर का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस एंड का समझ लो कि ये सेल है या रिंग है, कुछ भी समझ लो, जिसका रेडियस r है। अब कॉमन लॉजिक ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, तो ये होगा इसकी एक्सिस। हेलो बच्चों, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही एक्सिस यही है ना? हाँ पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जिस तो उसके रिगार्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो समझ लो, आपको याद है क्योंकि एक बार आपने डिराइव किया हुआ है, करोगे नो डाउट करोगे, लेकिन अब याद है आपको आईसी की वैल्यू। अब मुझे किसकी फाइंड करनी है? इसकी, ये वाले भाग की मुझे फाइंड करनी है। मैं थ्योरम को समझा दूंगा, जनरली टीचर्स को थ्योरम को याद रखा लेते हैं, रट्टा मरा लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसको पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को काफी बार। समझ लो कि ये एक्सिस के आसपास घूम रही है, तो उसका मुझे पता है आईसी, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर में से पास हो रही एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड करना है इस फिगर का, ये इस लाइन से पास हो रही मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस कितना है, जिसको जनरली हम डी बोलते हैं या तो के बोलते थे, याद हो तो, रेडियस ऑफ जायरेशन, याद है? हाँ सर। लेकिन अभी यहाँ डी इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनकेस आपको बीच में या यहाँ कहीं भी पूछे तो माइंड में एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी डी वर्ड यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में दिया उसी हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये जो टू एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही वो, और जो हमें एक्चुअली फाइंड करनी वो, ये जो है वो हमें फाइंड करनी है, वो है टू फाइंड। और ये जो है वो आपको समझ लो कि पता, सॉरी उल्टा लिख लिया, यहाँ दी है तो इसमें ही समझा देता हूँ। समझ लो ये हम मुझे फाइंड करनी है, और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही लाइन, और उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया समझ लो कि मुझे पता है। एक मिनट हो, इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मुझे आईसी का पता है, तो मुझे यहाँ का फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, आई इज इक्वल टू आई सी, ये तो आपको ऑलरेडी पता था, प्लस एम। अब कॉमन लॉजिक की जिस चीज का आप मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करो उसका मास तो आपको पता ही होगा, ये तो गिवन होगा। तो मास और ये डिस्टेंस क्या है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट? हेलो, यस। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, आप कोई भी एक्सिस में मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आई, वो कितना होगा, इज इक्वल्स टू sum of the moments of inertia about the parallel axis passing through its center of mass, sum of the moments of inertia। ये दोनों moments of inertia ही है, ये moments of inertia क्या है, सेंटर में से जो पास हो रहा है वो sum of the moments of inertia passing। ये चीज ध्यान रखो, ये दो पैरेलल लाइन के लिए, ऐसा नहीं कि बाद में आप ये पैरेलल हो ये ऐसी लाइन हो तो नहीं चल सकता हो। हेलो, दो ऐसे पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब आएगा, ये कांस्टेंट कब आएगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा, तो आकी ना? ओके, यस। इसीलिए ये पैरेलल एक्सिस के लिए ही ये थ्योरम है, इसलिए उसका नाम पैरेलल एक्सिस लिखा हुआ है। तो दो पैरेलल एक्सिस, जिसमें एक एक्सिस जिसका आपको फाइंड करना है और एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला होगा। Moments of inertia about axis is equals to the sum of the moments of inertia about the parallel axis passing through its center plus product of the mass and the square of the perpendicular distance, product of the mass and square of the perpendicular distance between the moments of inertia about the axis, if any axis, is equals to the sum of the moments of inertia passing through the center which is parallel to axis and product of the mass and perpendicular distance between that parallel axis। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट? याद रह गया? अब प्रूफ मेरे पास मत मांगना प्लीज प्रूफ की जरूरत नहीं, खाली याद रख लेना है आपको। ओके, विदाउट विद। अब वैसे ये दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस का,
अब यदि समझ लो पैरेलल एक्सिस का नहीं पूछा, परपेंडिकुलर पूछा, आपके पास समझ लो इसकी वैल्यू है और उसका पूछा हुआ जेड का, तो ये परपेंडिकुलर हुआ बच्चों। तो ऐसे टाइप के अब ये जनरली परपेंडिकुलर एक्सिस के कब पूछते हैं, जब ऑब्जेक्ट है ना वो जो प्लानर ऑब्जेक्ट हो, प्लानर ऑब्जेक्ट यानी कि 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो, तो समझ में आया। जनरली 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो ना, उसके अंदर क्या होता है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मिलते हैं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, इस टाइप की बॉडी के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सिस का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कितना होता है, is equals to the sum of the moments of inertia about the x and y axis। समझ लो कि मुझे z एक्सिस का पूछा, z एक्सिस का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो कितना होगा, तो उससे परपेंडिकुलर जितने भी है, कौन कौन है, x और y है z के परपेंडिकुलर बच्चों, तो उसके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का सम जितना होता है z का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट? એટલે કોઈ પણ એક પૂછે તો બીજા બે નું એડિશન। हाँ, समझ लो z का पूछा तो i x और y का एडिशन कर लो, इसका दिया होगा आपको, या आपको उसका फॉर्मूला याद हो सकता है, वो जैसे जैसे सम सॉल्व हो गया आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा, लेकिन थ्योरम समझ में आ गया ना, उसके स्टेटमेंट में कुछ डाउट नहीं, क्योंकि उसको याद ही रख करना है। ओके, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला ऐसे इस आई जेड के लिए ही है, इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज आई एक्स इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई वाई। कोई बता सकता है मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? બધા પરપેન્ડિક્યુલર જ તો છે। कॉमन लॉजिक है, मैं ऐसा बोलूं कि वाई का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वाई से परपेंडिकुलर कौन है, एक्स और जेड, एक्स और जेड। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको कोई जेड का पूछा और एक्स और वाई का बताना, ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे कोई भी दो एक्सिस से, यदि कोई एक्सिस बाकी के दो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, तो कोई भी एक्सिस का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बाकी के दो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के सम जितना होता है। बोलो क्लियर? ओके, तो ऐसे सम ले लेते, ओके, थोड़े से, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा। अब यहाँ क्वेश्चंस में फर्स्ट है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। थिन यानी कि 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की बात की है बच्चों, किसकी? 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की। अब उसका मुझे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो बता सकते हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल्स टू आई, था कि नहीं, था कि नहीं ऐसा? हाँ सर। अब देखो मुझे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मूड रखो प्लीज, मुझे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसका? ध्यान रखो क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स कहाँ मार खा जाते हैं पता है, ऐसा रीड किया ना थिन रोड तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते, सर ये तो पता था हमें, ये तो आने वाला था। देखो ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से काफी सारे फॉर्म में पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ आगे क्या लिखा है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड करना है, ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है या सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ यही क्वेश्चंस में ट्विस्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, तो ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया यहाँ आ जाएगा बच्चों। अब पता चला, ऐसे याद हो तो लास्ट टॉपिक के अंदर इसके बारे में थोड़ा